नमस्कार दोस्तों। उपचार डायलॉग के इस थर्ड एपिसोड मिथ बस्टर पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन। जी हाँ, सिजेरियन सेक्शन के बारे में आम पब्लिक के अंदर कई तरह की गलत धारणाएं हैं, कई तरह की शंकाएं हैं। उपचार डायलॉग के इस एपिसोड में आज हम सिजेरियन सेक्शन से जुड़ी इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे खुलकर, और कोशिश करेंगे आपकी इन सब शंकाओं का समाधान हो सके। इस चर्चा के लिए हमारे साथ आज राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अजय जैन और आप देख रहे हैं उपचार डायलॉग। आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ सभी एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरे साथ मेरे को होस्ट डॉक्टर राजशेखर यादव है, जो उपचार के स्टेट कन्वीनर है और एक सीनियर फिजिशियन है। ओवर टू डॉक्टर राजशेखर यादव। गुड इवनिंग अजय। आज जैसा कि बताया कि हमने आज सिजेरियन सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके बारे में जो मिथ हैं आम जनता के दिमाग में, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर इंदु गौतम हैं, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में टीचिंग करती हैं। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा नवलगढ़ राजस्थान में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर अवंतिका अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धौलपुर में यूनिट हेड है गायनी की। हमारी चौथी जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर प्रिया गुप्ता कोकून हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। तो जैसा कि आपने बताया कि सिजेरियन सेक्शन, अभी जब ये हमने टॉपिक सिलेक्ट किया तो मैं अभी एक व्हाट्सएप पे एक जॉक पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि पुरानी फिल्मों में एक बड़ा कॉमन सा दृश्य होता था कि डॉक्टर है वो लेबर रूम या ओटी के बाहर आके अटेंडेंट से बताती थी कि मरीज की हालत बहुत सीरियस है और हम जच्चा और बच्चा में से किसी एक को बचा सकते हैं। तो जो फिल्म होती हैं एक्चुअली समाज का आईना होती हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा सिचुएशन वास्तविक जीवन में भी होती होगी। लेकिन आज की तारीख में यदि कोई डॉक्टर ये कहे कि मैं जच्चा और बच्चा में से एक को बचा सकती हूँ, तो उस डॉक्टर को फिर कोई नहीं बचा पाएगा। तो सिजेरियन एक ऐसी चीज़ है जिसने इस सवाल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब ना तो पेशेंट ये रिस्क लेने की सोच सकता है कि वो बच्चे का या मदर का कोई रिस्क ले, या ना डॉक्टर रिस्क ले सकता है। तो आज की चर्चा हम शुरू कर सकते हैं डॉक्टर अजय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप डॉक्टर राजशेखर। और इसी क्रम में सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर इंदु गौतम से पूछना चाहूँगा। डॉक्टर इंदु, आप हमें सबसे पहले तो ये बेसिक क्वेश्चन ये बताइए कि ये जो सिजेरियन सेक्शन है, इसके इंडिकेशंस क्या है, एब्सोल्यूट इंडिकेशंस और रिलेटिव इंडिकेशंस क्या होते हैं? डॉक्टर इंदु जी, सिजेरियन सेक्शन की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन हम उसको कहेंगे कि कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कि मैटरनल पेल्विस से, यानी माँ का जो अपने नॉर्मली रास्ता है उससे बच्चे का आना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि अगर पेल्विस बहुत छोटा है, जिस रास्ते को हम कहते हैं कि छोटा है, या हड्डी बढ़ी हुई है जिस कारण से ऐसा हुआ है, या प्लेसेंटा आवल लाल बिल्कुल ही मुंह पर आ गई है तो उसके थ्रू बच्चे का आना पॉसिबल नहीं है, या कोई ऐसी गांठ या कोई और कंडीशन जिससे कि ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, जो कि सर्वाइकल फाइब्रॉइड में हो सकता है, या कोई और ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड जो गठान होती है वो अगर रास्ते पर आ रही है तो, या कार्सिनोमा सर्विक्स की कंडीशन में भी ये पॉसिबल नहीं होता है। और अगर हम कहें कि जो वजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रेजेंट है किसी भी कारण से, तो हम कहेंगे ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, यानी इनमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, चाहे बच्चा जिंदा नहीं है तो भी, माँ की जान के लिए। और रिलेटिव इंडिकेशन हम उनको बोलेंगे जिनमें कि एक रिस्क असेसमेंट जरूरी होता है। ये ऑन द साइड ऑफ कॉशन किया जाता है कि माँ को और बच्चे को मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व हो, वो हम केस होगा इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा हो सकता है जैसे हम केफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यानी कि या तो बच्चे का सिर बड़ा है या रिलेटिवली बच्चे का वेट ज्यादा है मैटरनल पेल्विस से। जैसे हम कहें बच्चा भारी है और माँ थोड़ी छोटी है तो नहीं निकल पाएगा, उसी पेल्विस में से अगर छोटा बच्चा है तो वो आ जाएगा, तो ये रिलेटिव इंडिकेशन हो गया। या उल्टा बच्चा है,
पहले के जमाने में उल्टे बच्चे सब नॉर्मल डिलीवर करवा लेते थे, अब क्योंकि एक बच्चा होता है लोग रिस्क नहीं लेते हैं। फिर बच्चे की धड़कन खराब हो जाना या मिकोनियम पास कर दे जिसमें हम कहते हैं फीटल डिस्ट्रेस, तो उसके अंदर भी टाइम फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली सिजेरियन करते हैं, डिलीवरी नॉर्मल हो ही जाएगी विद ऑल द रिस्क। फिर फेल्ड इंडक्शन, या हम कोशिश कर रहे हैं दर्द आए लेकिन आते नहीं है, या दर्द आ रहे हैं लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो मदर की रिस्क और बेबी की रिस्क को देखते हुए हम करेंगे। फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे मदर में कोई डिजीज हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, उसको तान आने लग गई है, तो उस कंडीशन में मदर और बेबी दोनों के लिए किया जाएगा। या बहुत उसको डायबिटीज है जिसमें कि बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है, या फिर बेबी की प्रॉब्लम्स है जैसे बच्चा जरूरत से ज्यादा कमजोर है जैसा कि IUGR में होता है, तो उसके अंदर भी हम बच्चे के लिए सिजेरियन कर देंगे। क्या पुराने 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, 2 ऑपरेशन है तो हम नॉर्मल का रिस्क नहीं लेते हैं। आजकल तो पहले एक सिजेरियन में भी सेकंड में हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ना मदर्स ना फैमिली ना डॉक्टर। तो ये एक अपने आप में एक इंडिकेशन बन गया है, रिसेंट इंडिकेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पहले अगर इंजरी हो गई हो जिससे कि जो हम कहते हैं वेजाइको वजाइनल रिपेयर अगर किसी का हुआ है, अगर मूत्राशय के अंदर छेद हो गया था पहली डिलीवरी में, कोई और कॉम्प्लिकेशन था और उसको ठीक किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सिजेरियन ही करना पसंद करते हैं। जी डॉक्टर अवंतिका, जी सर। जो सिजेरियन है ये एक, मैं कहना चाहूँगा कि ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए एक वरदान की तरह है, और निश्चित रूप से इसने जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जैसे MMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसमें इम्प्रूवमेंट किया होगा। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दशकों में या कहीं आज़ादी के बाद से लेके अब तक जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या बाकी जो पैरामीटर्स हैं जिससे हम मदरहुड, सेफ मदरहुड की जो स्थिति है उसका आकलन करते हैं, तो उसमें कितना फर्क आया है सिजेरियन की वजह से? धन्यवाद। सेफ मदरहुड यानी सुरक्षित मातृत्व को नापने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं जैसे कि MMR, IMR एक्सेट्रा। आइए इनके बारे में पहले हम कुछ थोड़ा जानकारी लेते हैं। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, यानी हर 1 लाख जीवित पैदा हुए बच्चों में कितनी माताओं की मृत्यु होती है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, यानी 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में कितने 1 साल से कम बच्चों की मृत्यु हुई है। यदि हम भारत में माताओं की मृत्यु के कारण को देखें तो हम पाएंगे कि अधिकांश 75% मृत्युएं डायरेक्ट गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान पैदा हुई जटिलताओं के कारण या असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं। बाकी 20 to 25% माताओं की मौत अन्य शारीरिक कारणों के कारण, शारीरिक बीमारियों के कारण की वजह से होती है, जैसे अनीमिया, खून की बेहद कमी हो जाना, दिल या फेफड़ों की बीमारी, डायबिटीज और वायरल हेपेटाइटिस इत्यादि। इन डायरेक्ट 75% कॉजेज में अगर हम देखें तो 8% कारण जो है वो डायरेक्ट प्रसव के दौरान पैदा हुई जटिलताओं के कारण हुई है, जिसे हम डेफिनेटली सिजेरियन के द्वारा काफी हद तक कम कर पाए हैं। अगर हम भारत के MMR और IMR के चार्ट को देखें, इन 75 इयर्स के उसमें चार्ट को देखें तो हम पाएंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर 1940s में भारत की MMR 2000 के करीब थी, जो 1950s में 1000 के करीब हो गई। पिछले 25 सालों में भारत ने अपनी MMR 77% घटाई है, जिसको WHO ने भी काफी सराहा है। 1990 में ये 556 थी, जो 2016 में घट के 130 हो गई, और भारत का टारगेट है इसे हम 2030 तक 70 तक ले जाएंगे। इसी श्रृंखला में अगर हम IMR को देखें तो भारत की IMR दर 1960 में 165 थी और 55 इयर्स में 2015 में ये 76% घटकर 38% हो गई है, 38 रह गई है। तो ये सब हमारा पॉसिबल हुआ है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यानी कि संस्थागत प्रसवों के बढ़ने के कारण। भारत में पहले 2005 में 18% था जो संस्थागत प्रसव,
वो अब 3 गुना बढ़ के 2016 में ये 52% और अब 79% हो गया है, और राजस्थान में ये आज 84% है, जो काफी बड़ी उपलब्धि है। जितनी ज्यादा से ज्यादा माताओं की डिलीवरी अस्पतालों में होगी, उतना हम प्रसव के दौरान पैदा हुई जटिलताओं को तुरंत ऑपरेट कर पाएंगे और समय से पहले उनका LSCS होके हम जच्चा और बच्चा दोनों को बचा पाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर अवंतिका, मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा कि डेफिनेटली MMR और IMR को तो कम किया ही है सिजेरियन ने। सिजेरियन और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की वजह से मॉर्बिडिटीज़ भी काफ़ी कम हुई हैं, क्योंकि मैं एज ए पीडियाट्रिशियन हूँ और पहले बहुत ज़्यादा केसेस आते थे बर्थ एस्फिक्सिया के सब कुछ, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एस्फिक्सिया के केसेस अब काफ़ी कम हो गए हैं बच्चों में, और एस्फिक्सिया के बच्चों को देखना वाकई में बहुत पेनफुल होता है आगे जाके उनको, जिस तरह से होता है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो सिजेरियन मैंने कहा कि वरदान की तरह ऑब्स्टेट्रिशियन और भारतीय परिवारों के लिए हमारे पास आज उपलब्ध है। देश के छोटे छोटे कस्बों में भी इमरजेंसी सिजेरियन राउंड द क्लॉक फैसिलिटी अवेलेबल है। डॉक्टर मीनाक्षी हमारे साथ हैं, जो कि नवलगढ़ राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में प्रैक्टिस करती हैं। तो डॉक्टर मीनाक्षी, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि जो सिजेरियन की दर है, हम देखते हैं कि एक मिथ ये फैला हुआ है कि डॉक्टर्स ज़बरदस्ती सिजेरियन कर देते हैं, तो उसको तो हम समझना चाहेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का जो रेशो होता है, क्या वो जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से या पेशेंट की इकोनॉमिक के हिसाब से या टाइप ऑफ हॉस्पिटल, जैसे गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, या प्राइवेट में भी छोटे नर्सिंग होम्स और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें सिजेरियन की दर में कोई फ़र्क होता है क्या? तो इस पे आप प्रकाश डालें। डॉक्टर राजशेखर, आपने बहुत सही तरीके से पूछा है और मैं समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम पूरे विश्व की बात करते हैं। 150 देशों की एक स्टडी हुई थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमीर देश हैं, उनमें ये सिजेरियन रेट 18.6% है, जो आज हमारे देश में 17.2% है। यानी ऑलमोस्ट हम पैरेलल चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी सिजेरियन रेट उसी दर से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे कि जो अमीर देश हैं, जैसे फिनलैंड, नीदरलैंड, लैटिन अमेरिका, US, यूरोप, जर्मनी, उनमें ये प्रतिशत बहुत ज्यादा है, 30%, 40%। US में तो ये 44% है। और जब हम हमारे देश की बात करेंगे तो इसको मैं जेनेटिक, सोशल, इकोनॉमिक सारे फैक्टर से जोड़ूंगी। और हम जब मैप देखते हैं तो जो हमारा रिच पार्ट है, साउथ जिसे हम दक्षिण भारत बोलते हैं, उसमें हाईएस्ट रेट तेलंगाना में है 57.7%, और जो लोएस्ट जा रहा है वो नागालैंड में जा रहा है 5.9। मे बी ये जेनेटिक वेल्थ की वजह से होता है, मे बी ये अमीरी जिसे कहते हैं। दक्षिण भारत में फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, आर्थिक संपन्नता है, फीमेल आत्मनिर्भर है, लेट मैरिजेस हैं, लेट फैमिली प्लानिंग है, कंफर्ट जोन में फीमेल रहना चाहती है। तो ये सारे सोशियो इकोनॉमिक यानी आर्थिक संपन्नता की ओर इंगित करते हुए कारण हैं जो सिजेरियन रेट को बढ़ाते हैं। इसी तरह अगर हम हमारे नॉर्थ में आएंगे तो जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, जो रिच स्टेट है, उनमें भी सिजेरियन रेट ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में 32% है, पंजाब में ये 25% है। लेकिन जिन राज्यों में पॉवर्टी ज्यादा है, जैसे बिहार, हमारे राजस्थान में 23% है ये दर, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 40% तक जाती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल में ये जो इसकी रेट है वो 23% है। और जहां हम बिहार की बात करेंगे, जहां मैक्सिमम पॉवर्टी है, वहां सिजेरियन रेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन में 2.6 और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये मात्र 6.2 है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारा इतना जो विभिन्नताएं हैं, जो गैप है, वो जेनेटिक, रेशियल, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इसका एक कारण होना बताता है सिजेरियन रेट की वृद्धि में? यस डॉक्टर राजशेखर, मैं एक बार रोकना चाहूँगा कुछ सेकंड के लिए। हम लोग एक बार ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम लोग फिर मिलते हैं।
चलो डॉक्टर प्रिया जुड़ चुकी है हाँ, क्वेश्चन। वेलकम डॉक्टर प्रिया। Good evening, boss. Thank you for taking me in this forum. हाँ जी, Yeah. बताएं। डॉक्टर प्रिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सिजेरियन के बारे में कि एक्चुअल में सिजेरियन के बारे में रेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो एज सच WHO की क्या गाइडलाइंस है इसके बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऐसे स्पेसिफिक कुछ है कि कुछ स्पेसिफिक परमिसिबल रेट है कि इससे ज़्यादा सिजेरियन की रेट नहीं होनी चाहिए, और एक्चुअल रेट इंडिया में क्या है सिजेरियन की, अपन अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो? सर, WHO ने जो हमें गाइडलाइंस दी हुई हैं कि परमिसिबल रेट ऑफ सिजेरियन होना चाहिए वो 10 to 15% ही है कि टोटल जितनी भी डिलीवरीज हैं उसमें से केवल 10 और 15% फीमेल्स को ही सिजेरियन डिलीवरीज की जरूरत होती है जी। पर सर थोड़ा ये रेट हमारी आजकल इंक्रीज ही हो रही है। इंडिया में अगर हम देखें पर ओवरऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स को मिला के अगर हम रेशो निकालते हैं तो ये हमारा 18, जैसा डॉक्टर मीनाक्षी ने भी बताया, 18.2% सिजेरियन रेट अभी हमारा चल रहा है, जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से डेफिनेटली पूरा डाटा अभी डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया है वो काफी हम ठीक कर रहे हैं। पर ये हमारा जो हमारा लोअर सिजेरियन रेट है वो हमारा सर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेटअप्स में डेफिनेटली डिफरेंस है। गवर्नमेंट सेटअप्स में हमारे यहाँ हाई नॉर्मल डिलीवरीज काफी अच्छी होती हैं। जैसे हमारा जो अगर हम रूरल गवर्नमेंट सेटअप्स के हॉस्पिटल्स लें तो वहां पे ये 15% तक सिजेरियन रेट है। वहीं अगर अर्बन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो वो 26% तक सिजेरियन डिलीवरीज होती हैं। परंतु अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स रूरल और अर्बन एरिया का देखते हैं तो वहां ये प्रतिशत 54 से 56% तक हो जाता है। WHO ने हमें जो परमिसिबल रेट दिया है डेफिनेटली वो 10 to 15% ही है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंदु, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आमतौर पे ये ब्लेम किया जाता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्रॉफिटिंग के लिए अननेसेसरी सिजेरियन कर देते हैं, तो कहीं कहीं ये सही होगा, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि आप पेशेंट्स की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी सिजेरियन सेक्शन का जो प्रोपोर्शन है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। Yes, Dr. Raj, you're very right. Sedentary lifestyle का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है nowadays। पहले जितना भी वर्क होता था फीमेल्स का, इवन अपनी सोसाइटी में तो एटलीस्ट था ही इसका, और अदर में भी, कि फीमेल्स बहुत सारा फिजिकल वर्क कर रही थी। जो बहुत सारा काम होता था वो नीचे बैठ के किया जाता था, स्टैंडिंग पोजीशन में होता था। जब आप जमीन पे बैठ कर भी काम कर रहे हैं, घर में पोंछा भी लगा रहे हैं, किचन भी नीचे होती थी, नीचे पालती आलती मार के बैठते थे, एंड फिजिकल लेबर भी बहुत होती थी। अभी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी तो ऑलमोस्ट बहुत कम है। जो भी काम है खड़े खड़े या थोड़ा बहुत बैठ के होता है टेबल चेयर पे, जिसे कि हम सिडेंटरी के अंदर भी कंसिडर करते हैं। मेंटल वर्क जरूर है आपके पास में, बट फिजिकली आपकी जो पेल्विक मस्कुलेचर है, जो पेल्विस मसल्स हैं, वो वर्क नहीं करती हैं इसके अंदर। तो एज सच जब लेबर का टाइम आता है तो आपको प्रॉपरली पेल्विक मस्कुलेचर सपोर्ट नहीं देता, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है उसके अंदर। बेबी का हेड फिक्स नहीं होता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, ओबेसिटी है, ये सारी लाइफस्टाइल से मोटापा बढ़ गया है। मोटापा बढ़ने से अलग फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि बच्चे के हेड को फिक्स नहीं होने देते हैं। तो पहले तो हेड फिक्स नहीं होता, फिर लेबर स्टार्ट नहीं होता, लेबर स्टार्ट होता है तो मदर के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और दूसरा जो हम कहेंगे कि वो डेलिकेट डार्लिंग टाइप हो गए हैं सब आजकल, है ना। एक एक बेटी को दर्द नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी अपनी पत्नी को भी दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन बिना दर्द के लेबर नहीं होता। तो दैट इज देयर, वो बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं है, तो पीपल गो इनटू फेवर ऑफ सिजेरियन वेरी अर्ली। ये भी एक रीजन हो गया है। डॉक्टर प्रिया, आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करती हैं, कोकून हॉस्पिटल। आपका जो क्लाइंटेज है वो बेसिकली एफ्लुएंट क्लास और एजुकेटेड क्लास की पेशेंट्स होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो तो बिल्कुल पेन बियर करना भी नहीं चाहती हैं, उनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, ज़ीरो रिस्क चाहिए। तो
आप किस नज़रिए से देखती हैं इन सब चीज़ों को? क्या जो सिजेरियन की रेट्स है हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा होती है, तो उसकी जो वजह है वो हॉस्पिटल है या पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं? सर एक्चुअली डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, डिलीवरी हमारा जिस दिन से फीमेल प्रेग्नेंट होती है उससे 9 मंथ का जो उसका पूरा लाइफस्टाइल रहता है, जिस तरह से वो खुद को कैरी करती है, और लास्ट में लेबर जो 10 या 12 घंटे का होता है, बट वो जो रिजल्ट है वो हमें पूरे 9 मंथ के बाद पेशेंट के एफर्ट से मिलता है। उसमें हम अगर केवल डॉक्टर्स को ये माने कि इस डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी करा दी, या कॉर्पोरेट के पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, गवर्नमेंट के पेशेंट की सिजेरियन, या सर ये सब पूरा 9 मंथ का निचोड़ है जो हमें वो 10, 12, 18 घंटे में मिलता है। तो मैं ये मानती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी होना या सिजेरियन होना ये एक बहुत स्पॉन्टेनियस अक्रेंस है, जो कहीं ना कहीं आजकल के जो सोशल हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बहुत हिंड्रेंस है। बीइंग इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एंड जिस क्लाइंटल को हम लोग डील कर रहे हैं, ये सभी गर्ल्स सर बहुत एजुकेटेड वेल रेड गर्ल्स हैं जो करना बहुत कुछ चाहती हैं, बट इन लोगों का लाइफस्टाइल सर ये हो गया है कि ये मतलब वर्किंग जो हमारी बहुत नेचुरल सा योगा दिन भर ही चलता रहता था कि हम कभी नीचे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, स्टेयर्स जा रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं। अब हम इन पेशेंट्स को हमें शुरू से समझाना पड़ता है कि आप वॉक कर सकते हो, आपको 20-30 मिनट्स मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना है। पर सर वो 20-30 मिनट्स के बाद अलावा मतलब वो 40-50 मिनट्स के अलावा अगर उनसे पूरे दिन भर में पूछा जाए तो वो उनका हार्डली 1 किलोमीटर का भी वॉक नहीं होता होगा। तो पेशेंट्स का ये होता है कि हमने पूरा 9 मंथ योगा किया, हमने पूरा 9 मंथ एक्सरसाइजेस की, बट फिर भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई, हमारे पेन क्यों नहीं आए। पर जो हमारा पहले का लाइफस्टाइल था, डेफिनेटली जैसे डॉक्टर इंदु दी अभी बता रहे हैं, उसमें और आज के लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है। दूसरा सर, आजकल मैं ये मानती हूँ जो हमारा क्लाइंटल है, जो गर्ल्स हैं वो बहुत वेल सपोर्टेड, जैसे हम उनका अगर बेसिक वेट देखें जिससे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है वो ऑलरेडी ज्यादा होती है। पहले सारी फीमेल्स 50-55 पे कंसीव करती थी और टर्म तक वो 10 to 12 kgs वेट गेन होता था। आजकल हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो सर 65-70 से वो स्टार्ट होता है तो 85 तक उनका मतलब 15 to 20 kg वेट गेन तो हमें ये मानना पड़ता है कि नॉर्मल वेट गेन है। इसी के साथ बेबी का जो वेट है वो 3.5, 3.4, 3.45 kg हो जाता है। तो जब ओबेसिटी है उससे नॉर्मल लेबर स्टार्ट ही नहीं होता। यही कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो हम सभी को थोड़ा बॉदर करते हैं। उसके बाद बाय द वे लेबर स्टार्ट हो गया है या हमने इंडक्शन भी किया है, पेशेंट के लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, पेशेंट अंदर होता है, पूरी फैमिली बाहर होती है, और हर घंटे में एक रिपोर्टिंग कि अब हम कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे, मतलब वो सारी चीजें हर घंटा सर काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हमने 8 to 10 आवर्स लेबर के बाद बाय द वे सिजेरियन का डिसीजन हमें लेना पड़ा, जो 8 से 10 घंटे निकले बिना तो हम बता ही नहीं सकते कि नॉर्मल में जाएगा पेशेंट या सिजेरियन में जाएगा, इतना टाइम हमें देना ही पड़ेगा। पर मतलब ये हमारे मन में भी बहुत बड़ा गिल्ट, और फैमिली के लिए तो हो ही जाता है कि हमें तो पूरे पेन्स दे दिए फिर भी सिजेरियन कर दिया। तो ये बहुत सारी हिंड्रेंस है जो हमें एक्चुअली मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत खुल के प्रैक्टिस करने में भी प्रॉब्लम होती है। और कुछ कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं ही जो नॉर्मल लेबर की के प्रोग्रेशन में और अकरेंस में दोनों में ही आजकल नहीं होने दे रहे हैं। जी सर। और सर सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस है। अगर पेशेंट का स्मूथ लेबर स्टार्ट होता है, हम लेबर उसका मेरा भी बाद में ना लेबर स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, ट्रूली स्पीकिंग एवरी ऑब्स्टेट्रिशियन इज वेरी हैप्पी बाय कंडक्टिंग अ नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज आजकल जितना हमारा कनेक्टिविटी है आपस में, पीडियाट्रिशियन है, एनेस्थेटिस्ट है, या कोई भी टीम के बाकी मेंबर्स हैं, एनी मोमेंट यू कैन कैच योर टीम मेंबर्स, आपको हर समय सपोर्ट अवेलेबल है। तो आप किसी भी पेशेंट को कितना ही अच्छा मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और लेबर का ट्रायल भी दे सकते हैं, तो उसमें हमें नई प्रॉब्लम होती है। पर हमें कुछ पेशेंट से, कुछ उसकी फैमिली से डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए,
कि वो हमें हमारा काम करने दें और उसमें बहुत इंटरफेरेंस ना हो और पेशेंट भी एटलीस्ट 9 मंथ पूरी तरह से एक्टिव रहे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, ये सही कह रहे हैं आप। इसमें जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। और कॉरपोरेट्स में जो सिजेरियन की रेट ज़्यादा है, इसकी वजह यही है निश्चित रूप से कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल रहती है उन क्लास के लोगों की, तो वो नेचुरली लेट अप नहीं करते नॉर्मल लेबर में, जिसकी वजह से सिजेरियन की रेट ज़्यादा होती है। जो एफ्लुएंट क्लास, एजुकेटेड क्लास, जैसे अभी डॉक्टर प्रिया ने बताया कि उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, अननेसेसरी साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, हर 10 मिनट बाद वो पेशेंट से के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इससे एक जो ट्रीटिंग डॉक्टर होती है उस पर भी मानसिक दबाव पड़ता है, और उसको बार बार यदि पूछा जाएगा कि पेशेंट ठीक तो है ना, ठीक तो है ना, ठीक तो है ना, तो वो परेशान होकर बोल देती कि आप सिजेरियन करवा लो। ऐसा होता होगा मुझे तो इसका डेफिनेटली डॉक्टर आशा के इसका मतलब ये है कि मेडिकल फैक्टर्स फिर नेग्लेक्ट हो जाते हैं उस समय मेडिकल कॉजेज। हाँ जी, कई बार तो मुझे लगता है ऐसा होता है कि पेशेंट एंड फैमिली इज वेटिंग कि हम बोल दें कि आप सिजेरियन ले रहे हो ना, मतलब थोड़ा टाइम अगर निकल गया है और डिलीवरी नहीं हो रही है तो वो लोग भी वेट नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी एक्सेप्टेंस, पेशेंट रिलेटिव्स की एक्सेप्टेंस फॉर द सिजेरियन डेफिनेटली बहुत इंक्रीज हो गई है। तो किसी भी तरह से केवल डॉक्टर इस चीज के लिए या हमारे हॉस्पिटल्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कहे जा सकते। जी, अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डॉक्टर मीनाक्षी से पूछना चाहूँगा कि जो सिजेरियन किया जाता है, अधिकतर पब्लिक के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि जो हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स करते हैं ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं, और ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है डॉक्टर्स के ऊपर, और इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। तो आप मुझे पूरा बताइए इसका प्रॉफिट एनालिसिस की नॉर्मल डिलीवरी आप लोग कंडक्ट करते हैं और एक सिजेरियन करते हैं, तो हॉस्पिटल को कितना कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सिजेरियन या क्या है, तो इसका पूरा प्रॉफिट एनालिसिस करके आप हमें बताइए। सर, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चिकित्सक प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है जिसकी नींव वैज्ञानिक होती है और उसकी सोच वैज्ञानिक होती है, उसकी सोच तार्किक होती है। चिकित्सा पूरा जो क्षेत्र है वो डाटा बेस्ड है, डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, उनका एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, उसके बाद वो तथ्य प्रमाणित होते हैं और उसके बाद कोई परिणाम आता है। क्या इस तरह के कहीं डाटा कलेक्ट हुए हैं जिन पे ये हो कि हाँ आर्थिक लाभ के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन या चिकित्सक सिजेरियन कर रहे हैं? और जब ये अगर इस तरह की आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, तो हमने जो पहले वाले मेरे से पहले जो वार्ता हुई है, जो पैनलिस्ट बोले हैं, मैडम ने बोला, डॉक्टर अवंतिका ने बोला, डॉक्टर प्रिया ने बोला, और मैंने खुद ये बोला कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, रेशियल फैक्टर ना केवल इंडिया में अभी तो पूरे संसार में इनका एक रोल है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि जब हमारे देश में, क्या बिहार के चिकित्सक आर्थिक लाभ नहीं चाहते? क्या दक्षिण भारत के चिकित्सक ही ज्यादा पैसा कमाना जानते हैं? क्या नागालैंड में जहाँ जेनेटिक बेल्ट अच्छी है वहां महिलाओं की डिलीवरी 5.9% ही सिजेरियन होता है, बाकी अपने आप हो जाती है? क्यों ये डिफरेंस है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में? क्यों ये डिफरेंस है प्राइवेट में? क्यों ये डिफरेंस है ट्राइबल में? क्या ट्राइबल अपने आप पैदा कर देती है? ऐसा कुछ नहीं है। ये इस तरह के आरोप बिल्कुल निराधार है, तथ्यहीन है। हमें इन आरोपों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। क्यों कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ये सिजेरियन रेट हाई हो रही है? जैसा अभी डॉक्टर प्रिया ने बताया, क्यों इनका प्रतिशत, क्योंकि उनके बिल का भुगतान उनका मेडिकल बीमा कंपनीज करती है, उनका कैशलेस पेमेंट होता है। क्यों उन सरकारी अस्पतालों में जहां भामाशाह योजनाएं हैं, जहां अन्य राज्यों में जो फ्री जो मेडिकल सेवाएं मिल रही है मरीज को, क्यों वहां सिजेरियन कम नहीं हो रहे, नॉर्मल डिलीवरीज होती है? क्या नॉर्मल डिलीवरी ये देख कर होगी कि यहाँ पैसा लगेगा और यहाँ नहीं लगेगा? फिर टीचिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ इतने ओवरबर्डन है, जहाँ इवन रेजिडेंट्स को एक को नींद लेने की कहीं चैन नहीं है, नींद लेने का एक क्षण का टाइम नहीं है, वहां क्यों इतने सिजेरियन हो रहे हैं? और फिर जब हम प्रॉफिट एनालिसिस की बात करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस की, तो आप सभी बैठे हैं जो डिलीवरीज एक नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट हम करवाते हैं, रूरल से लेकर के अर्बन तक चले,
10,000 से लेकर 50,000, और सिजेरियन कंडक्ट होगा तो मिनिमम रूरल में 20 से लेकर के 50, अगर 5 स्टार में जाएगा बॉम्बे तक तो 1,00,000 1,50,000, लेकिन उतना ही फैसिलिटीज में उसका एक्सपेंसेस हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवाने में हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस होते हैं और एक सिजेरियन कंडक्ट करवाने में सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, असिस्टेंट, ओटी चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, लाइट, लॉन्ड्री, क्या सारा एक्सपेंसेस निकाले और उसको हम कंपेयर करें एक नॉर्मल लेबर रूम में जो डिलीवरी हुई है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना तुच्छ प्रॉफिट होगा। और वो इमरजेंसी सिचुएशन, राइट टाइम राइट डिसीजन, इतना नाजुक दौर से गुजरती है ऑब्स्टेट्रिशियन जब वो डिसीजन लेती है कि सिजेरियन होना चाहिए। डिलीवरी तो एक प्रस्ताविका भी कराती है, एक दाई भी कराती है, होम डिलीवरीज भी होती है, लेकिन कब ये डिलीवरी सिजेरियन से होनी चाहिए, ये ऑब्स्टेट्रिशियन की ही स्किल होती है, क्योंकि उसका गोल होली होता है, पावन होता है। 9 मंथ का कमिटमेंट होता है उसका पेशेंट से, वो अपने गोल के लिए काम करती है, वो 9 मंथ का जॉयफुल आउटकम सेलिब्रेट करती है, ना कि प्राइसलेस मनी। तुच्छ है इस तरह के आरोप। बिल्कुल, इस मामले में डॉक्टर मीनाक्षी, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि सिजेरियन करने से लॉन्ग टर्म भी काफ़ी हॉस्पिटल को नुकसान होता है, बिल्कुल सर, मैं आपको 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगी कि ऑब्स्टेट्रिशियन का विश्वास पीढ़ियों में जाता है, वो एक जनरेशन से नहीं, वो 3 जनरेशन से अपनी प्रैक्टिस में कमाती है। अगर वो एक गलत सिजेरियन डिसाइड करेगी तो आज का पेशेंट उतना भूला भी नहीं है, वो सेकंड ओपिनियन भी लेगा, और उसके पास सेकंड ओपिनियन जगह जगह अवेलेबल भी है। छोटे छोटे कस्बों में, जैसे अभी डॉक्टर राज ने कहा था सिजेरियन हो रहे हैं, नवलगढ़ में 5 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ सिजेरियन हो रहे हैं। तो क्या उस ऑब्स्टेट्रिशियन के ऊपर उस फैमिली का विश्वास नहीं टूटता, और आगामी उस फैमिली में होने वाली डिलीवरीज क्या वो वापस उस ऑब्स्टेट्रिशियन के पास आएंगी? मुझे तो सर जब मजा आता है जब मैं पेशेंट की हिस्ट्री लेती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा कौन सा बच्चा है, तो कहती दूसरा, पहला लड़का है, नॉर्मल हुआ, सिजेरियन नहीं, सिजेरियन हुआ, कहाँ हुआ, सीकर हुआ, क्यों बेटा, नवलगढ़ में फैसिलिटी नहीं है, आपने सिजेरियन बोल दिया था इसलिए हम वहां गए थे। सर यहाँ ही तो मजा है। ठीक बात, बिल्कुल। ये तो रूरल एरियाज में ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है जो डॉक्टर मीनाक्षी बता रही हैं कि यदि आपने किसी पेशेंट का सिजेरियन कर दिया तो उस फैमिली का उस हॉस्पिटल से विश्वास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और वो अगली डिलीवरी के लिए कोई दूसरा हॉस्पिटल देखेंगे। तो निश्चित रूप से सिजेरियन करना एटलीस्ट रूरल एरियाज में तो घाटे का सौदा है। तो प्रॉफिटरिंग के जो आरोप हॉस्पिटल पे लगते हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और इसका एकमात्र सॉल्यूशन जो डॉक्टर अजय, मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि अभी जो हमारे साथ गायनिकोलॉजिस्ट बैठी हुई हैं ये भी इस बात से सहमत होंगी कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें 10-12 घंटे 14 घंटे तक लग जाते हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है, स्ट्रेस में रहते हो आप, मेहनत बल्कि नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा लगती है, और प्रचलित जो दरें हैं वो नॉर्मल डिलीवरी की थोड़ी कम होती हैं। तो यदि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के चार्जेस करीब करीब बराबर रख दे, तो मेरे ख्याल से ये सवाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि प्रॉफिटरिंग के लिए हॉस्पिटल्स हैं ये सिजेरियन करते हैं। ऐसा ऑलरेडी हो रहा है अहमदाबाद में। एग्जैक्टली, मैं भी ये कहना चाह रहा था, ऐसा हो रहा है ऑलरेडी, कई हॉस्पिटल्स में ऐसा फॉलो किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी में कोई चार्जेस ही नहीं लगते, फिर भी सिजेरियन तो होते ही हैं। अजय सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। या प्लीज। मतलब आप लोग ये कहते हैं या सभी लोग ये कहते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी में डॉक्टर्स को ज्यादा बेनिफिट होता है और नॉर्मल में नहीं, मतलब थोड़ा कम उससे प्रॉफिट होता है, इसीलिए सिजेरियन ज्यादा किए जाते हैं। परंतु जब हम कोई भी डिलीवरी कंडक्ट कराने लगते हैं, हमें बीच में कभी भी सिजेरियन का डिसीजन लगता है लेना होता है, तो हम उस वक्त पूरी तरह से उस डिसीजन के लिए सिर्फ बेबी और मदर के लिए सोच रहे होते हैं। उस इतने ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे एक फीमेल अपने लेबर में स्ट्रगल कर रही है या हमें उसके बेबी के लिए या उसके लिए डिसीजन लेना है, उस वेरी पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे नहीं लगता कि सारे डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट वो ऑलरेडी उस पेशेंट के साथ 9 मंथ से अटैच होते हैं, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। उस समय हमें पेशेंट, उसके बच्चे की डेफिनेटली ज्यादा चिंता होती है और हम उस फैमिली को एक सेफ आउटकम देना चाहते हैं। कभी कभी हमें भी फियर होता है कि बाय द वे पेशेंट ने लास्ट मोमेंट पे कोऑपरेट नहीं किया, बेबी का वेट ज्यादा है, बाद में शोल्डर
हेड आ गया और शोल्डर नहीं आ पाया, किसी भी मोमेंट पे अगर बेबी को हमें थोड़ी भी प्रोबेबिलिटी लगती है कि नहीं ये बेबी नर्सरी में जा सकता है, तो डेफिनेटली हम थोड़ा प्रोटेक्टिव रहते हुए कभी कभी डिसीजन ज्यादा ले लेते हैं। दूसरा, आजकल हम लोग हर पेशेंट का मॉनिटरिंग हमारा इतना अच्छा होता है, फीटल डिस्ट्रेस है, अगर हम लोग ये मानते हैं कि सिजेरियन का इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, तो आप ये देखिए हमारी फीटल मॉर्टेलिटी या बेबी का नर्सरी स्टे डेफिनेटली कम होता जा रहा है। आज पहले होता था कि डिलीवरीज होती थी 4-5, उसमें से 2 या 3 बच्चे लाइव रहते थे और हेल्दी होते थे। आजकल सभी जो नए पेरेंट्स हैं वो सब कुछ इतना प्लान तरीके से करना चाहते हैं, वो इतने टाइम के बाद हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड प्रेगनेंसी, तो वो 2 प्रेगनेंसी अगर करते हैं तो वो 2 प्रेगनेंसी में ही पूरा आउटकम चाहते हैं। और वो 2 प्रेगनेंसीज में डेफिनेटली आजकल जो एंटीनेटल विजिट्स हैं, डॉक्टर्स के साथ उनका इंटरेक्शन है, वो इतना बढ़ गया है कि इट बिकम्स अ यूनिट। उसमें ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट लास्ट तक भी, मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा सोचते हैं। और एट माय हॉस्पिटल तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के रेट्स सेम ही है, तो डेफिनेटली अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो हम लोग ही ज्यादा खुश होते हैं, बिकॉज आजकल कम हो रही है। तो कुछ ये हमें लगता है कि हाँ, नॉर्मल डिलीवरी अगर हमने कराई है तो डेफिनेटली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस आल्सो। नाउअडेज इट हैज बिकम लाइक दिस ओनली। या डॉक्टर प्रिया, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के सेम चार्जेस है, तो जी आपके सर। यहाँ क्या इंसिडेंस में क्या फ़र्क है? सिजेरियन की रेट क्या है? सर सिजेरियन की रेट थोड़ी ज्यादा है, 50-60% तक ऑलमोस्ट आई बिलीव कि सिजेरियन एग्जैक्टली। तो होते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है पब्लिक के लिए इसमें कि प्रॉफिट के लिए तो एटलीस्ट सिजेरियन नहीं किया सर जाता। नहीं, हाँ सर मैं क्योंकि ये नहीं मानती कि प्रॉफिट के लिए हम, क्योंकि जो हमारे 9 मंथ की जर्नी पेशेंट के साथ होती है सर और डॉक्टर अजय, या जी डॉक्टर अजय, मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि 10 साल पहले जो नॉर्मल डिलीवरी के रेट थे रूरल एरिया में वो 1000 रुपए थे और सिजेरियन के रेट थे 10,000। और आज जो नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस हैं, रूरल एरिया की बात कर रही हूँ मैं, वो 10,000 है और LSCS के 30,000। तो खाली 3 गुना ही महंगा पड़ रहा है सिजेरियन, 3 गुना ही बढ़ा है 10 साल में। और सही बात। उसमें जो मैंने आपको बताए थे कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस और जितना स्ट्रेस और जो कुछ वो 10 टाइम्स बढ़ गए हैं। एक्सपेंसेस 10 टाइम्स बढ़ गए हैं। मेडिकल लीगल इश्यूज 10 टाइम बढ़ गए हैं। और जैसे डॉक्टर प्रिया ने कहा कि जो एक आत्मसंतुष्टि, जो 9 मंथ्स का अपना एक रिलेशन, आत्मिक संबंध होता है पेशेंट के साथ, वो अपना गोल अचीव करके कि एक हेल्दी मदर को हेल्दी बेबी जब हम नॉर्मल डिलीवरी से देते हैं तो वो इस टाइम उसके प्राइस लेते हैं। बिल्कुल। Thank you all for joining. Sparing so much of time from Good your. sir. Thank you, Ajay sir. थैंक यू Thank you, डॉक्टर। doctor. थैंक अजय, ये इन सारी बातों से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि समाज के एक आम आदमी के मन में सिजेरियन के प्रति जो भ्रांति है वो ये है कि अस्पताल प्रॉफिट के लिए सिजेरियन कर देते हैं। तो हम आज की चर्चा से ये क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, बल्कि पेशेंट रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं, पेशेंट की एफ्लुएंस, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस है, उसका एजुकेशनल लेवल है, उसकी लाइफस्टाइल है, ये सारे फैक्टर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में सिजेरियन की जो रेट है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। और इस बात को हम बहुत आसानी से एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल को एक रूरल एरिया के हॉस्पिटल से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन की रेट्स हैं वो इसीलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ आने वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो एफ्लुएंट क्लास के होते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस उनका अच्छा होता है, उनकी पेइंग कैपेसिटी कम होती है, ज़ीरो रिस्क वो लेना चाहते हैं, तो इस वजह से वहाँ सिजेरियन ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर्स और अस्पतालों पे ये ब्लेम लगाना कि अननेसेसरी सिजेरियन किए जाते हैं बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, समराइज करना चाहेंगे सर? सिजेरियन सेक्शन की रेट निश्चित रूप से बढ़ रही है, लेकिन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है। सिजेरियन सेक्शन बढ़ने का कारण चिकित्सक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, सिजेरियन करना प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स के लिए। सिजेरियन की रेट बढ़ने का मुख्य कारण लाइफस्टाइल चेंजेस है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हो पाते। इसके अलावा सेफ्टी कंसर्न्स है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता
1 या 2 बच्चे होते हैं, इसलिए पब्लिक बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती और ना ही डॉक्टर रिस्क लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से सिजेरियन की रेट बढ़ जाती है। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको सिजेरियन की सलाह दे तो प्लीज़ उनको कभी भी शक की नज़र से ना देखें, संदेह की नज़र से ना देखें, उनके ऊपर विश्वास करें। ये मान के चलिए कि उन्होंने अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से बच्चे के हित में और मदर के हित में आपके लिए डिसीज़न लिया है। बस इसी बात के साथ उपचार डायलॉग का ये एपिसोड आज ख़त्म करते हैं। फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।